नमस्ते। आज जब भारत की सीमाओं पर सब कुछ सामान्य दिख रहा है, तब उत्तर भारत की नदियों में कुछ असामान्य घट रहा है। चेनाब का बहाव अचानक बदल गया। झेलम का जल स्तर तयशुदा गणनाओं से ऊपर चला गया। सिंधु के पानी ने पाकिस्तान की तरफ एक ऐसा संदेश भेजा जिसे शब्दों में नहीं लिखा गया, लेकिन असर दिल्ली से इस्लामाबाद तक साफ महसूस किया गया। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह कोई तकनीकी खराबी नहीं है और यह कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है। यह भारत की तरफ से दिया गया एक ठंडा, सटीक और खतरनाक संकेत है। भारत ने कभी पानी रोका, कभी अचानक ज्यादा मात्रा में छोड़ा। यह वही पानी है जिस पर पाकिस्तान की 80% से ज्यादा खेती निर्भर है। यह वही पानी है जिससे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों का जीवन चलता है। और यह वही पानी है जिसे अब तक भारत ने संयम, समझौते और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत बहने दिया था। लेकिन दिसंबर 2025 में भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया कि अगर पानी हथियार बने तो सबसे खामोश और सबसे खतरनाक हथियार होता है। 1960 में हुई सिंधु जल संधि को दुनिया की सबसे सफल जल संधियों में गिना जाता रहा है। विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई संधि के तहत भारत को पूर्वी नदियां मिली और पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां। चेनाब, झेलम और सिंधु पाकिस्तान के हिस्से आई, लेकिन इनके स्रोत भारत में रहे, यानी चाबी भारत के हाथ में रही, लेकिन ताला पाकिस्तान के लिए खोला गया। पिछले 65 सालों में भारत ने इस चाबी का इस्तेमाल कभी पूरी ताकत से नहीं किया। 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, 1999 का कारगिल, 2008 का मुंबई हमला, 2016 का उरी, 2019 का पुलवामा, हर बार भारत ने संयम दिखाया, पानी बहता रहा। लेकिन दिसंबर 2025 में तस्वीर बदली। भारत ने संधि नहीं तोड़ी, लेकिन संधि की हर उस लाइन को पढ़ना शुरू किया जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया था। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स की पूरी क्षमता पहली बार इस्तेमाल होने लगी। बगलिहार, सलाल, किशनगंगा, रतले जैसे प्रोजेक्ट से पानी के फ्लो को मिनट टू मिनट नियंत्रित किया गया। आंकड़े बताते हैं कि चिनाब बेसिन में भारत की स्टोरेज और फ्लो मैनेजमेंट क्षमता अब 3.6 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा हो चुकी है। यह स्टोरेज पाकिस्तान की खेती के लिए जीवन रेखा है और भारत के लिए रणनीतिक लीवर। जब भारत ने चेनाब पर अचानक फ्लश रिलीज किया तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में कुछ घंटों में जल स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंच गया। पाकिस्तान के अपने जल विभाग के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर के दूसरे हफ्ते में कुछ इलाकों में औसत से 35% ज्यादा पानी रिकॉर्ड किया गया। वहीं कुछ दिनों बाद जब भारत ने बहाव नियंत्रित किया तो वही इलाके पानी की कमी से जूझने लगे। यह उतार चढ़ाव पाकिस्तान की योजना, खेती और बिजली उत्पादन तीनों को हिला गया। पाकिस्तान की 90% से ज्यादा जल आधारित बिजली इन्हीं नदियों पर निर्भर है। तरबेला और मंगला जैसे डैम देश की ऊर्जा रीढ़ है, लेकिन जब ऊपर से पानी का भाव अनिश्चित हो जाए तो नीचे बैठी व्यवस्था चरमराने लगती है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तान में बिजली की औसत कमी 5000 मेगावाट के आसपास दर्ज की गई, जो सामान्य सर्दियों के औसत से करीब 40% ज्यादा थी। इसका सीधा असर उद्योगों, शहरों और आम जनता पर पड़ा। भारत ने यह सब बिना एक भी आक्रामक बयान दिए किया। न कोई युद्ध की धमकी, न कोई मन से चिल्लाने वाला बयान, सिर्फ तकनीकी नोटिफिकेशन, संधि के दायरे में की गई गतिविधियां और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत चलने वाली परियोजनाएं। लेकिन असर ऐसा था कि इस्लामाबाद में जल संकट पर आपात बैठकें होने लगी। पाकिस्तान के अखबारों में वोटर वार शब्द लौट आया। टीवी डिबेट्स में एंकरों की आवाज कांपने लगी। भारत की यह रणनीति सिर्फ पानी की नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक दबाव की भी थी। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक बदहाली में है। विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के लायक है। IMF की शर्तें गली की हड्डी बनी हुई है। ऐसे में पानी की अनिश्चितता उस आग में घी डालने जैसी थी जो पहले से सुलग रही थी। पाकिस्तान की राजनीति और सेना लंबे समय से एक ही भ्रम में जी रही थी कि सिंधु जल संधि भारत के हाथ बांध देती है। यह भ्रम अब दिसंबर 2025 में टूटने लगा। भारत ने दिखा दिया कि संधि तलवार नहीं रोकती, सिर्फ उसके इस्तेमाल का तरीका बदल देती है। पानी रोका नहीं गया, लेकिन यह एहसास जरूर करा दिया गया कि पानी कब, कितना और कैसे बहेगा, इसका फैसला कौन करता है। आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान की कुल खेती का लगभग 75% हिस्सा सिंधु बेसिन पर निर्भर है। गेहूं, चावल, गन्ना और कपास, इन 4 फसलों पर पाकिस्तान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकी है।
इनमें से हर फसल के लिए समय पर और स्थिर पानी जरूरी है। जब पानी कभी ज़्यादा और कभी कम हो तो फसलें बर्बाद होती है, लागत बढ़ती है और किसान कर्ज में डूबता है। दिसंबर 2025 के बाद पंजाब और सिंध प्रांत से आने वाली शुरुआती रिपोर्ट यही संकेत दे रही थी कि रबी सीजन की तैयारी प्रभावित हो रही है। भारत की फाइनल वार्निंग यहाँ छुपी हुई है। यह कोई औपचारिक अल्टीमेटम नहीं है, यह एक व्यवहारिक चेतावनी है। आतंकवाद को पालते रहोगे, सीमाओं पर अस्थिरता फैलाओगे तो जवाब सिर्फ गोलियों से नहीं आएगा, जवाब नदियों की धड़कन में भी होगा। और यह जवाब ऐसा होगा जिसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुनौती देना मुश्किल होगा, क्योंकि कागज पर सब कुछ नियमों के भीतर होगा। भारत ने इस दौरान एक और संदेश भी दिया। घरेलू स्तर पर जल प्रबंधन को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ा गया। उत्तर भारत में इंटरबेसिन स्टोरेज, रिवर लिंकिंग और स्मार्ट रिलीज सिस्टम पर तेजी से काम हुआ। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, यह भारत के लिए भी एक रणनीतिक तैयारी थी। जलवायु परिवर्तन के दौर में पानी सबसे बड़ा संसाधन और सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। पाकिस्तान के लिए समस्या यह है कि उसके पास विकल्प बेहद सीमित है। वह भारत पर सैन्य दबाव नहीं बना सकता। कूटनीतिक मंचों पर उसकी साख पहले से कमजोर है। चीन उसकी मदद जरूर करता है, लेकिन चीन भी पानी के इस खेल में खुलकर कूदने से बचता है, क्योंकि उसे खुद ब्रह्मपुत्र पर भारत की प्रतिक्रिया का अंदाजा है। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से एक ऐसे जाल में फंस रहा है जहां हर रास्ता बंद होता दिख रहा है। दिसंबर 2025 के बाद पाकिस्तान में पहली बार खुले तौर पर यह चर्चा शुरू हुई कि क्या सिंधु जल संधि वाकई पाकिस्तान के हित में है या नहीं। यह वही संधि है जिसे अब तक लाइफलाइन कहा जाता था, लेकिन जब लाइफलाइन किसी और के हाथ में हो तो वह सुरक्षा नहीं, निर्भरता बन जाती है, और निर्भरता हमेशा खतरा होती है। भारत की फाइनल वार्निंग का मतलब युद्ध नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत अब प्रतिक्रियात्मक नहीं रहेगा। वह हर उस साधन का इस्तेमाल करेगा जो उसके पास कानूनी, तकनीकी और रणनीतिक रूप से मौजूद है। पानी उनमें से सबसे ताकतवर साधन है, क्योंकि यह बिना शोर किए असर करता है। यह कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान की नहीं है, यह आने वाले समय की झलक है, जहां युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि नदियों, डेटा सप्लाई चैन और अर्थव्यवस्था के जरिए लड़े जाएंगे। दिसंबर 2025 में चेनाब, झेलम और सिंधु के पानी ने यही बताया कि भारत अब सिर्फ सैन्य वाला देश नहीं है। जब अगली बार पाकिस्तान भारत को उकसाने की कोशिश करेगा तो उसे यह याद रखना होगा कि जवाब हमेशा मिसाइल से नहीं आता। कभी कभी जवाब एक शांत बहती नदी में छुपा होता है, जो अचानक अपना मिजाज बदल लेती है। और जब नदी बोलती है तो उसे अनसुना करना नामुमकिन होता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।